जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जनजातियां होती क्या हैं? जनजातियों में अपने के ऐसे क्षेत्र जो बहुत पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, पिछड़े हुए लोग जो सामान्य जीवन से पीछे हों, ठीक है, मतलब जो वर्तमान की स्थिति है उससे बहुत पीछे चल रहे हों, इसी कारण से इसे जनजाति कहा जाता है। जो जनजातियों में क्या है, मुख्य रूप से ऐसी जनजातियां विश्व के अंदर शामिल की जाती हैं जिनमें अपने प्रमुख की बात करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले साइबेरिया क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव में रहने वाली जनजाति की बात करें तो वहां जनजाति पाई जाती है एस्किमो व सेमोयड्स। इन्हीं को याकूत कह लेते हैं, कहीं कहीं पर चकची नाम है। उसी बात में बात करें दूसरा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन। इसके अलावा तीसरी की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्रों में रहती है पिग्मी, सेमांग, वेस्टाई। इसके अलावा समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रमुख रूप से जनजाति रहती है जिसका नाम है खेगीज। वैसे यह क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश की बात करें तो ये पाई जाती है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो पहाड़ी व दुर्गम स्थानों पर जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भील, गोंड, मीणा, संथाल, गद्दी, बकरवाल। ये प्रमुख जनजातियां हैं जो कैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। अब इन जनजातियों के बारे में, अपने सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से जो आपकी बुक में दी हुई है 12th क्लास की में उनके बारे में जानेंगे। उनमें सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी? एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति के बारे में प्रमुख रूप से एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है और ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के कारण ये ठंडे प्रदेशों की प्रमुख जनजातियों में आती है। ठंडे क्षेत्रों की प्रमुख जनजातियों में आती है। एस्किमो की बात करें तो एस्किमो है क्या? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। यह एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है, कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। एस्किमो प्रमुख रूप से एक क्या है तो खानाबदोश जनजाति है। अब इनके निवास क्षेत्र की बात करें निवास क्षेत्र में इनका विस्तार की बात करें तो इनका निवास क्षेत्र में ये अलास्का वर्तमान में है यूएसए में। यूएसए से लेकर बेरिंग जलडमरू कहाँ है तो बेरिंग जलडमरू है प्रशांत महासागर में है, जो कि
एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग गठबंधन। इनके अलावा अन्य निवास क्षेत्रों की बात करें तो इन्हें साइबेरिया में इन्हें जाना जाता है याकूत, चकची और तुंग। ठीक है, इसके अलावा कनाडा व ग्रीनलैंड में इन्हें जाना जाता है एस्किमो के नाम से। इसके अलावा बात करें स्कैंडिनेविया में इन्हें जाना जाता है किस नाम से? लैप्स के नाम से। स्कैंडिनेविया 3 देशों का समूह है। 3 देशों का समूह है। जो स्कैंडिनेविया है वो 3 देशों का समूह है जिसके अंदर नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, जिनके अंदर नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क शामिल है स्कैंडिनेविया के अंदर। ठीक है, अब स्कैंडिनेविया में लैप्स, कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया में याकूत, चकची, तुंग। इसके अलावा एक नाम और है जिसके कहते हैं अपने सेमोयेड्स, इस नाम से जाना जाता है। अब इनके अंतर्गत बात करें तो निवास क्षेत्र में यहाँ मुख्य रूप से ये कहाँ रहेंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ही आएंगे। साइबेरिया पूर्णतः ठंडा प्रदेश है एकदम, और ये जिस जलवायु में निवास करते हैं वहां की जलवायु रहेगी कैसी? ध्रुवीय जलवायु, जिनमें प्रमुख रूप से टुंड्रा प्रदेशों में रहेंगे। टुंड्रा प्रदेशों में रहेंगे जलवायु की बात करें, जलवायु में कौन सी होगी? ध्रुवीय जलवायु है प्रमुख रूप से। टुंड्रा प्रदेशों में ध्रुवीय जलवायु में रहेंगे। अब टुंड्रा प्रदेशों के अलावा की बात करें आर्थिक क्रियाकलाप के, एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलापों में प्रमुख रूप से शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहेंगे? शिकार पर। ये सभी पूर्णतः शिकारी हैं, एक प्रकार की सिर्फ शिकार पर ही निर्भर रहेंगे। शिकार की बात करें तो किस प्रकार से शिकार करते हैं तो एस्किमो जनजातियों के आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले बात करते हैं तो क्या? शिकार, या इसे कहते हैं अपने क्या? आखेट। शिकार या आखेट। आखेट के अंतर्गत क्या रहेगा तो ये 2 प्रकार के शिकार करते हैं, एक तो शीतकालीन और एक बसंतकालीन। जो शीतकालीन शिकार है वो होता है 2 प्रकार का। एक में तो जिसे कहते हैं माउपाक और एक को कहते हैं इतुरपाक। और जो बसंतकालीन शिकार है उसे सिर्फ एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं उतोक। अब ये प्रमुख रूप से शिकार किसका करते हैं तो शिकार प्रमुख रूप से ये करेंगे किसका? ये शिकार करते हैं प्रमुख रूप से सील मछली। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एस्किमो के लिए क्या है तो सील मछली है। और सील मछली के अलावा रेंडियर, या इन्हें कहते हैं अपने करीबाऊ। ठीक है, इसके अलावा वालरस और नील, ये प्रमुख शिकार करने वाले हैं। अब इनके अंदर माउपाक क्या है, इतुरपाक क्या है, उनकी बातें करते हैं। माउपाक की बात करें तो माउपाक क्या होता है? माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ है, माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ वो है प्रतीक्षा करना। अब इसके अंतर्गत होगा क्या तो इसके अंतर्गत क्या है कि एक छिद्र बना दिया जाता है। एक छिद्र बनाने के बाद वो उसके ऊपर हड्डी रख दी जाती है और हड्डी रखने के कारण
हड्डी रखने के कारण जब सील मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है, शीतकाल में सांस लेने के लिए ऊपर आएगी, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए ऊपर आएगी, जब ऊपर आएगी तो सांस लेने की वजह से वो हड्डी हिलेगी। उसी के कारण से एस्किमो जनजाति के लोग हार्पून के द्वारा क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। और इतुरपाक में क्या होगा, इतुरपाक में प्रतीक्षा नहीं की जाती। सीधी सी भाषा में कहूं तो दो चित्र बनाए जाएंगे। एक चित्र में एक एस्किमो जनजाति का लोग हथियार लेकर खड़ा रहेगा और दूसरे चित्र में वो भोजन देकर या कुछ खाने के लिए चारा डालकर क्या करेगा, ललचाएगा सील मछली को, और ललचाने के कारण सील मछली खाने के लिए आएगी। तब दूसरा व्यक्ति दूसरे चित्र से क्या करेगा, उस पर हार्पून से अटैक करके उसे मारकर उसका शिकार कर लेगा। ठीक है, सीधी भाषा में कहूं तो माओ पार्क में प्रतीक्षा करना है, तो कहने का मतलब है कि इनके पास मछली होती है, खा के आते हैं आराम से, प्रतीक्षा करते हैं, आराम से खाना खुना खा के आते हैं। इतुर पाक में क्या होगा, खाना नहीं खा के आते, जल्दी ज्यादा रहती है क्योंकि उसी टाइम खाना है। अब उतोग की बात करें तो उतोग के अंतर्गत क्या करते हैं, तो उतोग बसंतकालीन आके ग्रीष्म ऋतु के पास होते हैं, बसंत। ठीक है, उस समय क्या होगा कि ये कयाक एक प्रकार की नाव होती है, नाव पर बैठकर क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो साइबेरिया क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में मछलियां होगी, छोटी मछलियां, वालरस, सेलेल, इनका शिकार करते हैं। इसके द्वारा हार्पून के द्वारा हार्पून के द्वारा शिकार करेंगे। और शिकार करने के बाद में क्या होगा, अब इनके लिए प्रमुख रूप से बात करें तो ये है इनका शिकार का कार्य। देखो, शिकार में दो प्रकार के शिकार होंगे, एक तो शीतकालीन माओपाक, इतुरपाक, बसंतकालीन को कहते हैं उतोग। शीतकालीन दो प्रकार का होता है। माओपाक में क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब मछली आएगी, कब हम उसका शिकार करेंगे। ठीक है, और इतुरपाक में क्या है कि मछली को चारा डालकर ललचाते हैं कि आप आओ, फिर हम आपका शिकार करते हैं। ठीक है, और उतोग में क्या है, क्याक के द्वारा नाव समुद्र के अंदर ले जाकर, समुद्री क्षेत्र में ले जाकर वहां शिकार करते हैं। ठीक है, अब इनके भोजन की बात करें तो जब ये शिकार किसका कर रहे हैं, सील मछली का, तो ये शिकार किसका करते हैं, सिर्फ सील मछली पे प्रमुख रूप से बात है, ये इतुरपाक और माओपाक की। ठीक है, भोजन में इनके लिए भोजन क्या है, तो कच्चा मांस खाते हैं। ठीक है, कच्चा मांस खाते हैं, और कच्चा मांस खाने के कारण ही इन्हें एस्किमो कहा जाता है। कच्चा मांस खाते हैं, और कच्चा मांस किसका, सील मछली का, रेडियर का, वालरस का और व्हेल। ठीक है, इन सभी का कच्चा मांस खाते हैं। अब इनके अलावा बात करें तो भोजन के अलावा इनके वस्त्रों की बात करें, वस्त्रों में बात करें तो वस्त्र इनके लिए वस्त्र प्रमुख रूप से ये पहनते हैं किसकी, कैरीबाउ की खाल से बने। कैरीबाउ की खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। और कैरीबाउ की खाल से बने हुए वस्त्र पहनने के का कारण क्या है, तो कैरीबाउ की खाल है वो सील मछली की खाल से क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ही क्या किया जाता है, कैरीबाउ की खाल से वस्त्र बनाते हैं। अब वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों में इनके पास प्रमुख वस्त्रों की बात करें तो प्रमुख वस्त्रों में इनके लिए सील मछली की खाल से तो कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। अब वस्त्र स्त्री और पुरुष अपने राजस्थान में तो सारे अलग अलग पहनते, स्त्रियों के अलग वस्त्र, अपने वस्त्रों से पहचान लेते हैं कि अलग वस्त्र पहन के महिला आ रही है और ये पुरुष आ रहे हैं। लेकिन इनके क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों क्या एक समान वस्त्र पहनते हैं। वैसे आजकल तो कोई नहीं पहनता। ठीक है, एक समान वस्त्र पहनते हैं। अब एक समान वस्त्र पहनते हैं तो इनके वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र कौन कौन से होंगे, वस्त्रों में तिमियाक हो गया। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों में सबसे पहले तिमियाक। तिमियाक क्या होता है, तो तिमियाक होता है जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र। जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र।
तिमियाक। इसके अलावा ये सील मछली के खाल से बने जूते पहनते हैं जिन्हें कहते हैं अपने क्या, कार्मिक। सील मछली की खाल से बने जूते, खाल से बने जूते जिन्हें क्या कहते हैं अपने, कार्मिक या मुक्लुगस। ठीक है। इसके अलावा तिमियाक के ऊपर एक जैकेट नुमा वस्त्र पहना जाता है जिसे कहते हैं अनुहाक। तिमियाक जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र है, उसके बाद में अनुहाक है वो तिमियाक के ऊपर पहना जाएगा, बिना बाजू का होगा। ठीक है। और सील मछली के जूते पहनते हैं जिन्हें कहते हैं कार्मिक, जिन्हें कहते हैं अपने कार्मिक। अब इनके बात करें, भोजन हो गया, वस्त्र हो गए, अब बात करते हैं अपने इनके निवास गृह की। पहले अपनों ने पढ़ा था निवास क्षेत्र, अब पढ़ेंगे अपने निवास गृह। निवास क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब एरिया कौन सा है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, इस प्रकार से। और जब निवास गृह आ जाता है तो अपने उसके बारे में क्या जानेंगे कि ये किस प्रकार से घर बना के रहते हैं। ठीक है। घरों की बात करेंगे, किस प्रकार से घर बनाकर रहते हैं। अब निवास गृह की बात करें तो निवास गृह में अपने पास सबसे पहले तो इनका बर्फ से बना हुआ घर। ठीक है। बर्फ से बना हुआ घर, बर्फ से बना मकान या घर कह लो, उसे कहते हैं इग्लू। ये पूर्णतः कब बनाया जाता है, तो इग्लू बनाया जाता है किस ऋतु में, शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में बनाएंगे तो बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है। इसीलिए किसमें बनाया जाता है, शीत ऋतु में बनाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो एक इनका घर जो बसंतकालीन समय में बनाया जाता है वो क्या है, क्रमक। क्रमक। ठीक है। ये कब बनाया जाएगा, तो बसंत कह लो, शीत के, ग्रीष्म कह लो। ठीक है। ग्रीष्म काल में या बसंत काल में, दोनों में से एक समय बनाया जाता है। मेनली बनाया जाता है बसंत काल में। ठीक है। बसंत काल में बनाया जाता है। और ये क्रमक है वो 5 से 6 फीट तो होता है भूमिगत। ठीक है। और 2 से 3 फीट होता है ऊपर। और इसके अंदर, क्रमक के अंदर जाने के लिए क्या बनाई जाती है, एक सुरंग। ठीक है। क्रमक के अंदर एक सुरंग बनाई जाती है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जा सकता है। उसके बाद में बात करें अपने यंत्रों की, इनके यंत्र, अभी कुछ के नाम तो मैंने ले ही दी। अब इनके अंदर प्रमुख यंत्रों की बात करें तो यंत्रों में सबसे पहले अपने बात करते हैं क्याक। क्याक क्या है, तो क्याक होती है एक छोटी नाव। ठीक है। छोटी नाव जो किससे बनती है, जो छोटी नाव है वो बनेगी किससे, चमड़े से बनाई जाएगी। ठीक है। चमड़े से बनाई जाएगी, छोटी नाव है। और इसकी जो, ये ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5 मीटर लंबी, 5 मीटर नहीं 5 फीट, 5 फीट लंबी और 1.5 फीट ही क्या होगी, सॉरी 5 मीटर लंबी होगी और 5 मीटर ही, 1.5 मीटर ही क्या होगी, चौड़ी होगी। उसके बाद में दूसरी की बात करें तो दूसरा है उमियाक। अब उमियाक के अंतर्गत क्या होता है, ये होती है बड़ी नाव, बड़ी नाव। उसके अलावा बात करें तीसरे पे, हारपून। हारपून होता है इनका भालानुमा शस्त्र। ठीक है। हारपून क्या होता है, भालानुमा शस्त्र। भालानुमा शस्त्र, इसकी लंबाई होती है लगभग 5 फीट के आसपास। और इसमें क्या बंधी रहती है, रस्सी बंधी रहती है। रस्सी इसलिए बंधी रहती है कि हारपून से आपने शिकार किया है तो हारपून तो अंदर चला जाएगा, तो रस्सी के द्वारा हारपून को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद में बात करें तो हारपून के बाद एक आएगी इनकी स्लेज। स्लेज क्या होती है, तो स्लेज होती है बिना पहिए की गाड़ी।
बिना पहिए की गाड़ी, जिसे कौन खींचता है? बिना पहिए की गाड़ी। इसे खींचते हैं कौन? रेंडियर या कुत्ते। रेंडियर या कुत्ते। उसके बाद में देखते हैं अपने इनका समाज। समाज किस प्रकार का है, क्या करते हैं क्या नहीं। समाज की बात करें तो इनके समाज में मुख्य रूप से लगभग सभी जनजातियां कैसी हैं? तो पितृस्थात्मक ही होती है। ठीक है, तो इनके समाज में बात करें तो ये भी किस प्रकार की जनजाति है? पितृस्थात्मक, या अपने कह सकते हैं इसको क्या? पितृवंशीय। और इनमें परिवार का मुखिया कौन होगा? तो पिता। ठीक है, परिवार का मुखिया होगा पिता। परिवार का मुखिया होगा पिता। अब इसके अंतर्गत बात करें तो ये भाषा बोलते हैं वो कौन सी है? एस्किमो एल्यूट। एस्किमो जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो एस्किमो एल्यूट भाषा है। पितृवंशीय समाज है। अब इसके अंतर्गत बात करें तो ये क्या है, कैसे है? तो जनजाति है, नॉर्मल सी बात है। धातु दोनों में क्या रखेगी? विश्वास। ऐसी कोई सी भी जनजाति नहीं है जो धातु दोनों में विश्वास नहीं रखती है। लगभग सारी जनजातियां धातु दोनों में विश्वास करती हैं। ठीक है, कर्मकांड पूरे रखते हैं, याद रखें। उसके बाद में बात करें तो जब शीत ऋतु आती है, जब शीत ऋतु आएगी तो परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य, जिसका जीवन सार्थक हो चुका है, जी जाके वो धाप चुका है, एकदम पूरा क्लियर हो चुका है, वो चाहता है कि अब मैं मर जाना चाहिए। ठीक है, परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य, अगर भोजन की आपूर्ति नहीं होती है शीत ऋतु में, कि भोजन न मिले, तो परिवार का वृद्ध सदस्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने के बाद में इस वृद्ध शरीर को कौन खा लेते हैं? इसके परिवार के लोग। ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति है उसको कौन खा लेता है? परिवार के लोग, ताकि वो जीवित रह सके। अब आधुनिक संस्कृति से संबंध की बात करते हैं। इनका आधुनिक से क्या संबंध है? आधुनिकता से संबंध की बात करें तो प्रमुख रूप से ये लोग प्राचीन समय से तो हथियार यूज कर रहे थे, अपने हाथून उर्धून। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? आधुनिकता से संबंध बनने लगा है। और आधुनिकता से संबंध बनने का कारण क्या है? कि आधुनिक संबंध की बात करें या संपर्क कह लो, आधुनिक संपर्क की बात करें तो आधुनिक संपर्क में क्या करते हैं? तो आधुनिक संपर्क में ये प्रमुख रूप से बात करें तो आधुनिक संपर्क में 1960 के बाद 1960 के बाद में ये क्या है? बाहरी लोगों के संपर्क में आने लगे। 1960 के बाद इसी में क्या, जब ये पहले तो शिकार के लिए क्या यूज करते थे? अपने हारपून और लेकिन अब बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं या कोई अग्नि अस्त्र का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, इन चीजों का प्रयोग करने लगे हैं। पहले ये नाव क्या, ये चमड़े की नाव होती है। ठीक है, इसके स्थान पर किसका यूज करने लगे हैं? मोटर आधारित नाव का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या की बात करें तो 10,000 के आसपास ही रही है। ठीक है, इनकी जनसंख्या है वो 10,000 के आसपास ही रही है, कम होती जा रही है। इनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि इनका आधुनिकता से संपर्क बनाया जा सके। ठीक है, इसीलिए यूएसए व कनाडा, ठीक है, इनके विकास के लिए सर्वाधिक तत्पर रहती है।